हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं समता आपकी क्लास 12 की बच्चों बायोलॉजी कराने जा रही हूं। आप सभी का चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें आप लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में जान लिया है। उसके अंदर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया कैसे होती है या मेल गैमेटोफाइट का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में अच्छी तरह से जान लिया है। फिर बच्चों आप लोगों का पॉलन ग्रेन्स का निर्माण हो गया था। उसके बाद फिर आप लोगों ने पॉलन ग्रेन्स के स्ट्रक्चर के बारे में अच्छी तरह से जाना, जिसमें मैंने आपको बताया था कि उसके बाहरी पॉलन ग्रेन्स के बाहर दो आवरण से ढका हुआ होता है। पहला आपका होता है एक्साइन और दूसरा होता है इंटाइन। इंटाइन इंटरनल पार्ट होता है और एक्साइन जो होता है वो बच्चों एक हार्डेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल यानी कि स्पोरोपोलिनिन से बना हुआ होता है। ये स्पोरोपोलिनिन जो मटेरियल होता है वो आपका टेपिटम लेयर सिक्रीट करती है, उससे स्पोरोपोलिनिन का निर्माण हो जाता है। पॉलन ग्रेन्स के ऊपर स्पोरोपोलिनिन कहीं कहीं एब्सेंट होता है। जहां जहां से वो स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है उसी जगह पे जर्म पोर होते हैं और जर्म पोर से ही पॉलन ट्यूब या माइक्रोपाइल का निर्माण होता है। ठीक है, इतना आप सबका क्लियर हो गया था। हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के कितने पार्ट होते हैं उसके बारे में जानते हैं। आज वहीं से स्टार्ट करके और आपका ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में, ओवरी के संपूर्ण स्ट्रक्चर के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। तो लेट्स गो टू द स्मार्ट बोर्ड। बच्चों मैंने आपको बताया था कि प्री फर्टिलाइजेशन में स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स में स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर आपका जो था, फ्लावर के 4 वॉल्स होते हैं, मैंने आपको बताया था, जिसमें से 2 आपके सहायक चक्र होते हैं और 2 नेसेसरी वॉल्स होते हैं। नेसेसरी वॉल्स में से आपको एंड्रोशियम और गायनीशियम के स्ट्रक्चर के बारे में जानना है। एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर के बारे में आप ब्रीफ में अच्छी तरह से जान चुके हैं। गायनीशियम के स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बताया था कि गायनीशियम जो है कलेक्टिवली अगर बहुत सारे कार्पेल्स या पिस्टल्स एक साथ होते हैं तो बहुवचन में उन्हें आप गायनीशियम कहते हैं यानी कि जायांग कहते हैं। लेकिन जब जायांग की इकाई क्या होती है, पिस्टल होती है। पिस्टल के 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। इसको आप SOS कह के लर्न कर सकते हैं। 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, जिसे आप SOS कह के लर्न कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बता दिया था, कुछ इस तरीके की संरचना होती है। ठीक है, जो ऊपर वाली संरचना होती है बच्चों ये आपकी कहलाती है स्टिग्मा। बीच वाला जो पार्ट आपका होता है यही कहलाता है स्टाइल और ये वाला पार्ट आपका जो होता है ये कहलाता है ओवरी। क्या कहलाता है? ओवरी कहलाता है। ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं। ओव्यूल्स जो है वो प्लेसेंटा से अटैच्ड होते हैं। उसके अंदर आपका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है और उसी के अंदर एम्ब्रियो सैक होता है और एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। तो ये इतनी सी आपको जानकारी करनी है बच्चों। अब इसमें है बहुत इजी, अगर अच्छी तरह से आप एक बार समझ लेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अच्छी तरह से समझने के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने आपको बताया था कि स्त्री केसर क्या होता है, जयांग का निचला फूला हुआ भाग आपका ओवरी या अंडाशय कहलाता है। क्या कहलाता है? अंडाशय कहलाता है। ठीक है, अंडाशय जो होता है बच्चों इसके अंदर क्या होता है, बीजांड पाए जाते हैं यानी कि ओव्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक, अंडाशय में 1 या 1 से अधिक कोष्ठक पाए जा सकते हैं। ठीक, जो आपकी ओवरी होती है, अंडाशय होता है, इसमें 1 या 1 से अधिक कोष्ठक पाए जा सकते हैं। ठीक है, कोष्ठक के अंदर की ओर क्या होता है बच्चों, प्लेसेंटा होता है जिसे आप अपरा कहते हैं हिंदी में, और जिससे क्या होते हैं ये सारे ओव्यूल्स यानी कि बीजांड जो है वो जुड़े हुए होते हैं। इसमें वर्तिका एक ये पतला भाग होता है जिसे आप स्टाइल कहते हैं। ठीक है, और ये वर्तिकाग्र के नीचे होता है। वर्तिकाग्र सबसे ऊपर का चौड़ा हुआ भाग होता है। तो ये क्या कहलाता है आपका, ये कहलाता है वर्तिकाग्र और ये कहलाता है आपका वर्तिका। ठीक है, इतना क्लियर है। तो वर्तिकाग्र क्या कहता है बच्चों, ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन्स होता है। ये पराग कणों को प्राप्त करने का काम करता है। फिर आपको इसके बाद ओव्यूल यानी कि ओवरी की संरचना के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानना है। ईच पिस्टल हैज 3 पार्ट्स
स्टिग्मा लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन्स, तो आपको ऐसे लर्न करना है, स्टिग्मा लैंडिंग प्लेटफॉर्म, स्टिग्मा लैंडिंग प्लेटफॉर्म, स्टिग्मा लैंडिंग प्लेटफॉर्म। उसके बाद स्टाइल इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा, तो आप इसको एस और छोटा एस लिख सकते हैं। ओवरी बेसल बल्ज्ड पार्ट, यानी कि बेसल बल्ज्ड ऐसे लर्न कर लेंगे, डबल बी, तो आपको ये समझ आएगा कि अभी जब बेसल बल्ज्ड की बात हो रही होगी तो ओवरी नीचे का सबसे फूला हुआ भाग होता है। ठीक, तो 3 पार्ट्स हो गए आपके पिस्टिल के, स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी। ठीक है, इनसाइड द ओवरी इज द ओवेरियन कैविटी, यानी कि आपकी ओवेरियन कैविटी होती है, लोक्यूल होती है, जिसमें क्या होते हैं, प्लेसेंटा के अंदर, वो लोक्यूल के अंदर क्या होते हैं, प्लेसेंटा लोकेटेड होता है। ठीक है, अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटर आर द ओव्यूल्स मेगास्पोरेंजिया। ठीक, मेगास्पोरेंजिया क्या है, जैसे एंथर में माइक्रोस्पोरेंजिया थे वैसे ही इसमें क्या है, मेगास्पोरेंजिया है। द नंबर ऑफ व्यूज इन एन ओवरी मे बी 1 इन व्हीट, पैडी, मैंगो। और पपाया में कितने होते हैं, बहुत सारे। आप सबको पता है कि गेहूं के एक ओवरी के अंदर एक बीज होता है, धान में एक होता है, मैंगो में एक ही सीड होता है, लेकिन पपीते में, तरबूज में, इसमें सब में आपने देखे बहुत सारे बीज होते हैं। तो यानी कि क्या होता है, पपाया और वाटरमेलन और ऑर्किड्स, इसमें सब में क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक, हमें केवल आज गुरु बीजाणुधानी यानी बीजांड की संरचना के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल के बारे में अच्छी तरह से समझना है। ओव्यूल मेगास्पोरेंजियम इज अटैच्ड टू द प्लेसेंटा बाय स्टॉक। स्टॉक का मतलब कौन से जंक्शन से ये अटैच्ड होता है। ठीक, फ्यूनिकल उस जंक्शन का नाम होता है बिटवीन द बॉडी ऑफ ओव्यूल एंड फ्यूनिकल इज कॉल्ड हाइलम, यानी कि जिस बीजांड वृंत इसको कहते हैं, फ्यूनिकल को हम क्या कहते हैं बच्चों, बीजांड वृंत कहते हैं। और फ्यूनिकल किससे अटैच्ड होता है, प्लेसेंटा से फ्यूनिकल अटैच्ड होता है। ठीक है, उसके बाद ओव्यूल और फ्यूनिकल आपस में जिस जॉइंट पे अटैच्ड होते हैं उस जॉइंट को हम क्या कहते हैं, हाइलम कहलाता है। वो जॉइंट क्या कहलाता है, आपका हाइलम कहलाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, नाभिका कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, नाभिका कहते हैं। ईच ऑफ यू हैज 1 or 2 प्रोटेक्टिव envelopes, integuments except at the tip where a small opening micropyle is present। ठीक, मेन चीज को ध्यान देना है। फ्यूनिकल हो गया, हाइलम हो गया, और उसके बाद आपका 2 प्रोटेक्टिव एनवेलप्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं। उसके बाद इंटेग्यूमेंट्स चारों तरफ से बीजांड को घेरे हुए रहते हैं और एक जगह पे वो इंटेग्यूमेंट्स एब्सेंट होते हैं, वहां पे एक छोटी सी स्मॉल ओपनिंग होती है। उस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं। और इसी माइक्रोपाइल से क्या होगा बच्चों, पॉलन ट्यूब ओवरी के अंदर जाती है। ठीक, ये स्मॉल ओपनिंग जो होती है, इसी रास्ते से पॉलन ट्यूब, जो पॉलन ग्रेन्स जब जर्मिनेट होते हैं स्टिग्मा पे आने के बाद, तब जब पॉलन ट्यूब डेवलप करते हैं, वो पॉलन ट्यूब इसी रास्ते से, माइक्रोपाइल के रास्ते से अंदर जाती है, आपकी ओवरी के अंदर जाती है। ठीक है, उसके बाद अपोजिट द माइक्रोपाइल आर, जो एंड होता है बेसल पार्ट, उसको क्या कहते हैं, कैलेजा, चैलेजा कह सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इसे हम कहते हैं निभाग। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं निभाग। थोड़ा सा अभी ब्रीफ में हम समझेंगे कि ये एक एक पार्ट किस तरह से होता है। Enclosed within the integuments there is a mass of cells called nucellus. Nucellus कहते हैं। Its cell contains reserved food materials. कौन से सेल्स होते हैं, उनका नाम है न्यूसेलस। और न्यूसेलस में क्या होता है बच्चों, रिजर्व फूड मटेरियल्स। इसके अंदर क्या होता है, खाने की बहुत सारी मात्रा स्टोर होती है। इनसाइड द न्यूसेलस इज द एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक का मतलब भ्रूण पोष होता है, और उसके अंदर क्या होता है, आपका फीमेल गैमेटोफाइट होता है। अभी हम डायग्राम के माध्यम से जब समझेंगे आप एक बार, तो बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। एन ओव्यूल जनरली हैज अ सिंगल एम्ब्रियो सैक फॉर्म्ड फ्रॉम अ मेगास्पोर।
मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन कैसे होता है? इट इज द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, एमएमसी। मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन, जैसे पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन बच्चों पीएमसी से हो रहा था, पॉलन मदर सेल से हो रहा था, इसी तरह से मेगास्पोर का फॉर्मेशन जो होता है वो मेगास्पोर मदर सेल यानी कि एमएमसी से होता है। ठीक, ये किससे होता है? एमएमसी से होता है। Generally differentiate a single MMC in the micropyle, a region of the nucellus. ठीक, मेन चीजों को आपको ध्यान देना है। It is a large cell containing dense cytoplasm and a prominent nucleus. MMC undergoes meiosis. MMC के अंदर क्या होता है बच्चों? meiosis यानी अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो फिर कैसे MMC की सेल्स कैसी प्लॉइडी शो करेंगी? जब एमएमसी के अंदर मियोसिस डिवीजन होगा तो एमएमसी की सेल्स कौन सी प्लॉइडी शो करेंगी? टू प्रोड्यूस 4 मेगास्पोर्स। तो एमएमसी की सेल्स डिप्लॉयड होंगी यानी कि 2n होंगी। कैसी होंगी? 2n होंगी। 2n होंगी तभी तो उनके अंदर मियोसिस का डिवीजन होगा, टू प्रोड्यूस 4 मेगास्पोर्स। In majority of flowering plants, 1 megaspore is functional, यानी जो 1 मेगास्पोर होता है बच्चों, जब 4 मेगास्पोर्स बनके कंप्लीट होंगे उसमें से 1 मेगास्पोर आपका क्रियान्वित होगा, 1 मेगास्पोर एक्टिव होगा और 3 क्या होंगे? डीजेनरेट हो जाएंगे। द फंक्शनल मेगास्पोर, और जो 3 डीजेनरेट हो जाएंगे यानी कि वो नष्ट हो जाएंगे, जो एक फंक्शनल मेगास्पोर होगा वो डेवलप हो जाएगा इनटू फीमेल गैमेटोफाइट में। किसमें डेवलप हो जाएगा? फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप हो जाएगा। द एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन अगर सिंगल मेगास्पोर से हो रहा है तो ये आपका मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहलाता है। न्यूक्लियस ऑफ फंक्शन मेगास्पोर। फंक्शनल मेगास्पोर का जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस और फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड्स माइटोटिकली टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई। 2 न्यूक्लियाई का डेवलपमेंट ये करते हैं, माइटोटिक डिवीजन करते हैं। दे मूव टू अपोजिट पोल्स फॉर्मिंग टू न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। ठीक, ये क्या करते हैं? न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट करते हैं और अपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं, एक माइक्रोपाइल और इधर ऊपर चले जाए यानी निभाग की तरफ। द न्यूक्लियस अगेन डिवाइड 2 टाइम्स फॉर्मिंग 2 न्यूक्लियाई। 8 and 8 nuclear stages of the embryo sac. These divisions are free nuclear, or nuclear divisions are not followed immediately by cell wall formation. जब 8 केंद्रकीय यानी 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज आती है तब सेल वॉल वहां पे बनती है और उसके बाद आपका एक टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट तैयार हो जाता है। ठीक है, अब हम इसमें एक एक करके बच्चों अलग अलग जो पार्ट्स आपने पढ़े और उसके बाद जो जो स्टेजेस होते हैं उसके बारे में ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। पिस्टिल के बारे में हमें जानना है, मेगास्पोरेंजियम के बारे में जानना है। एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज करवा देती हूँ आपको। गायनेशियम में कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टिल। जब सिंगल पिस्टिल होता है तो वो क्या कहलाता है? मोनोकार्पेलरी। मोनोकार्पेलरी यानी कि एकांडपी कहलाता है। क्या कहलाता है? एकांडपी। ठीक, और उसके बाद जब पिस्टल्स की संख्या 1 से ज्यादा होगी तो बहुअंडपी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पॉलीकार्पेलरी का मतलब बहुअंडपी। पॉलीकार्पेलरी का मतलब क्या कहलाएगा बच्चों? बहुअंडपी। या पॉलीकार्पेलरी को आप मल्टी कार्पेलरी भी कह सकते हैं। ठीक है, विच मे बी फ्यूज्ड। वो क्या हो सकते हैं? आपस में बिल्कुल जुड़े हुए हो सकते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? सिनकार्पस। और अगर फ्री होंगे तो क्या कहलाएंगे? एपोकार्पस कहलाएंगे। ठीक, अगर वो फ्री होंगे तो क्या कहलाएंगे? एपोकार्पस कहलाएंगे। और इन्हें सिनकार्पस को आप क्या कहते हैं? युक्तांडपी और वियुक्तांडपी। ये क्या कहलाते हैं? युक्तांडपी। और एपोकार्पस को हम क्या कहते हैं? वियुक्तांडपी। ठीक, मल्टी कार्पेलरी, इसमें आपका मल्टी कार्पेलरी एंड सिनकार्पस पिस्टल पाया जाता है पेपावर में। कहां पाया जाता है?
पेपावर में पाया जाता है बच्चों, ये पाया जाता है आपका मल्टी कार्पेलरी और सिनकार्पस पिस्टल पेपावर में, मल्टी कार्पेलरी और एपोकार्पस पिस्टल पाया जाता है आपका माइशीलिया में। ठीक है, माइशीलिया में पाया जाता है। ईच पिस्टल यानी हर एक पिस्टल में हैज 3 पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं आपके? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, यानी वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। इनसाइड द ओवरी यानी अंडाशय के अंदर क्या होता है बच्चों? ओवेरियन कैविटी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? लॉक्यूल कहते हैं। द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी, और प्लेसेंटा जो है वो ओवेरियन कैविटी के अंदर लोकेटेड होता है। मेगास्पोरेंजिया यानी ओव्यूल्स अराइज फ्रॉम प्लेसेंटा, जो ओव्यूल्स होते हैं, बीजांड होते हैं, जिन्हें आप मेगास्पोरेंजिया भी कहते हैं, वो प्लेसेंटा से जुड़े हुए होते हैं, या आप कह सकते हैं कि प्लेसेंटा से ही अराइज होते हैं। तो ये जो वर्डिंग्स है बच्चों, इनको आपको एक बार ध्यान देना है। अभी जब आप एंथर में मेल गैमेटोफाइट के निर्माण की बात कर रहे थे, तो वहां पे हम क्या कर रहे थे? मेगास्पोरेंजिया जैसे फीमेल में बात कर रहे हैं, तो वहां पे हम माइक्रोस्पोरेंजिया कह रहे थे। आप सबको पता है कि फीमेल गैमेटोफाइट हमेशा ही मेल गैमेटोफाइट से बड़ा होता है साइज में, इसलिए मेगा और माइक्रो का यूज किया गया है। तो डोंट बी कंफ्यूज, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब मेगास्पोरेंजिया की बात होगी तब वो फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में बात हो रही होगी, और जहां पे माइक्रो शब्द आ जाएगा वहां पे मेल गैमेटोफाइट के बारे में बात होगी। ठीक, ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच्ड टू प्लेसेंटा। इसको आप चाहें तो अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच्ड टू प्लेसेंटा, यानी कि ओव्यूल जो बीजांड होता है वो छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, और किससे अटैच होता है? प्लेसेंटा से अटैच होता है। अब इसके बाद इसमें कितने पार्ट्स होते हैं? इसमें कितने पार्ट्स होते हैं मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, दोबारा से फिर से एक बार जानिए। पहला पार्ट होता है आपका, कहलाता है फ्यूनिकल। फ्यूनिकल कौन सा पार्ट होता है? स्टॉक बाय विच ओव्यूल इज अटैच्ड टू प्लेसेंटा, यानी एक ऐसा डंठल जो जिससे ओव्यूल प्लेसेंटा से अटैच्ड होता है, क्या कहलाता है? फ्यूनिकल कहलाता है। ठीक, और इस फ्यूनिकल को क्या कहते हैं बच्चों? बीजांड वृंत कहते हैं। फ्यूनिकल को क्या कहते हैं? बीजांड वृंत। इसको क्या कहते हैं? बीजांड वृंत कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजांड वृंत कहते हैं। इसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट के बारे में जानेंगे। ये है आपका हाइलम। हाइलम क्या होता है? जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल, यानी कि जहां पे ओव्यूल और फ्यूनिकल आपस में जुड़े हुए होंगे, उस जंक्शन को, उस संधि को, उस जगह को आप क्या कहेंगे? हाइलम कहेंगे। उस जगह को आप क्या कहेंगे? हाइलम कहेंगे। तो हाइलम को हम हिंदी में क्या कहते हैं? नाभिका। हाइलम को हम हिंदी में क्या कहते हैं? नाभिका। उसके बाद ओव्यूल कुछ मोटी परतों से घिरा हुआ होता है, जो मांसल होती है, और वो क्या करती है? ओव्यूल के प्रोटेक्शन का काम करती है। ये आपकी परत कहलाती है बच्चों इंटेग्यूमेंट्स। क्या कहलाती है? प्रोटेक्टिव एनवेलप्स की तरह ये काम करते हैं, और ये आपके कहलाते हैं इंटेग्यूमेंट्स। क्या कहलाते हैं? इंटेग्यूमेंट्स। ठीक, यानी और इसमें ये 2 लेयर्स होती हैं। अध्यावरण, इसका नाम है अध्यावरण, जो बाह्य अध्यावरण और अंतः अध्यावरण 2 में बटी हुई होती है। ठीक है, क्या है? अध्यावरण। अब 2 लेयर्स होती है, एक होती है आपकी बाह्य अध्यावरण और दूसरी होती है अंतः अध्यावरण। बाह्य एवं अंतः अध्यावरण। ठीक है, इसके बाद फिर माइक्रोपाइल होता है, जहां पे आपकी इंटेग्यूमेंट्स एब्सेंट होते हैं, वहां पे एक छोटी स्मॉल ओपनिंग एट द टिप ऑफ ओव्यूल इनटू वेयर पोलन ट्यूब एंटर्स, जहां से पोलन ट्यूब क्या करती है? एंटर करती है। उस स्मॉल ओपनिंग को हम क्या कहते हैं बच्चों? माइक्रोपाइल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल कहते हैं। और इसी को आप कह सकते हैं बीजांड द्वार। इसे आप क्या कह सकते हैं? बीजांड द्वार। ठीक है, अब बीजांड द्वार के जस्ट अपोजिट साइड में क्या होता है बच्चों?
चैलेजा होता है जिसे आप बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल कहते हैं। ठीक, ये क्या होता है आपका बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल। चैलेजा जिसे आप क्या कहते हैं, निभाग कहते हैं। इसके बाद आपका आता है न्यूसिलस। न्यूसिलस क्या होता है बच्चों, न्यूसिलस आपका 2n, अभी मैंने आपको बताया था कि न्यूसिलस कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है, क्योंकि यही सेल्स क्या होती हैं आपकी मियोसिस डिवीजन में एंटर करती हैं। मास ऑफ सेल्स एनक्लोज इन इंटीग्यूमेंट्स, यानी इंटीग्यूमेंट्स के अंदर ये सेल्स जो होती हैं वो बंद होती हैं। हैज अबंडेंट फूड रिजर्व, इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारा फूड रिजर्व मौजूद होता है। ठीक, इतना समझ में आ गया आपको। ये आपका 1 2 3 ओव्यूल के इतने पार्ट्स हैं, ओव्यूल के ये 3 4 5 और 6 इतने पार्ट्स के बारे में पहले आपको इसका नाम लर्न कर लेना होगा। बीजांड वृंत, नाभिका, अंतः आवरण, बाह्य अध्यावरण और अंतः अध्यावरण, उसके बाद बीजांड द्वार, निभाग और न्यूसिलस। ठीक है, निभाग, और ये न्यूसिलस को आप क्या कहते हैं, बीजांड काय कहते हैं। न्यूसिलस को हम क्या कहते हैं, बीजांड काय कहते हैं। ठीक, तो पहले इसके बारे में ढंग से चर्चा करेंगे कि ये क्या होती है, किस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। मैं आपको बताती हूँ बच्चों, फ्यूनिकल यानी बीजांड वृंत, बीजांड के बाह्य आवरण को अध्यावरण यानी इंटेग्यूमेंट्स, बीजांड का जो बाह्य आवरण होता है उसको क्या कहते हैं, इंटेग्यूमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये बीजांड जो है एक वृंत यानी कि डंठल जैसी संरचना से प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ होता है, अपरा से जुड़ा हुआ रहता है। और बीजांड वृंत जिस जगह से जुड़ा हुआ, ये उसको आप क्या कहते हैं, बीजांड वृंत कहते हैं। और बीजांड वृंत जिस जगह से बीजांड से जुड़ा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं, हम हाइलम या नाभिका कहते हैं। ठीक, इंटेग्यूमेंट्स किसे कहते हैं, बीजांड के बाह्य आवरण को अध्यावरण कहते हैं। ठीक है, जो बीजांड का कैसा होता है, प्रोटेक्टिव एनवेलप का काम करता है, यानी कि संरक्षी आवरण होता है। और निषेचन के पश्चात जब अध्यावरण में क्या होता है बच्चों, अध्यावरण यानी ये इंटेग्यूमेंट्स क्या करते हैं, बीज चोल का यानी सीड कोट का ही, यही इंटेग्यूमेंट्स जो है वो सीड कोट में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कि इससे क्या बन जाता है, अध्यावरण से सीड कोट का निर्माण हो जाता है। बहुत सारे जो आवृत बीजी पौधे होते हैं उनमें प्रायः 2 अध्यावरण होते हैं, लेकिन लीची, अरंडी में ये 3 अध्यावरण, पादपों में प्रायः 2 अध्यावरण होते हैं। ठीक, आवृत बीजी पौधों में प्रायः 2 अध्यावरण होते हैं, और लीची, अरंडी इसमें क्या होते हैं, 3 होते हैं। ठीक, जितने भी आवृत बीजी हैं उनमें 2 इंटेग्यूमेंट का लेयर होता है, लेकिन लीची में, अरंडी में इसमें क्या होता है, 3 इंटेग्यूमेंट का लेयर होता है। ठीक, और लीची में जो खाने योग्य भाग होता है वो आपका तीसरा इंटेग्यूमेंट वाला लेयर होता है बच्चों, और इसी को हम खाते हैं। ये क्या कहलाता है, एरिल कहलाता है। ये आपकी बुक में नहीं है, यू कैन नोट, आप चाहें तो इसको अलग से नोट कर सकते हैं। माइक्रोपाइल क्या कहलाता है, बीजांड के ऊपरी सिरे पर एक छिद्र के जैसी, स्मॉल ओपनिंग के जैसी संरचना पाई जाती है, और इसी को आप माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार कहते हैं। ठीक, तो बीजांड द्वार को छोड़ करके अध्यावरण यानी जो इंटेग्यूमेंट होता है वो बीजांड को चारों ओर से घेरे हुए रहता है। ठीक, इसमें आप अगर ये वाला स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये आपका फ्यूनिकल आपका क्या पार्ट है बच्चों, यही आपका कहलाता है बीजांड वृंत, बीजांड वृंत कहलाता है। ठीक, बीजांड वृंत के बाद ये आपका आ गया नंबर 1। बीजांड वृंत के बाद ये आपका बीजांड वृंत है। ठीक, ये वाला थोड़ा सा और लंबा कर देती हूँ। ये आपका जो बीजांड का डंठल है उसे क्या कहते हैं, बीजांड वृंत कहते हैं। अब बीजांड वृंत और ओव्यूल ये दोनों जिस जगह पे अटैच है, इस जगह का नाम क्या है बच्चों, इस जगह का नाम है हाइलम यानी कि नाभिका। इसको आप क्या कहते हैं, अब इस डायग्राम से आप अच्छी तरह से समझिए तो आपको इजीली ये चीज समझ में आ जाएगी। इसको क्या कहते हैं, नाभिका या हाइलम कहते हैं। ठीक, उसके बाद आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं पूरा, आप पूरा स्ट्रक्चर, ये कैसा है, एक एनाट्रोपस ओवरी का डायग्राम है।
कैसा है आपका, एक एनाट्रोपस ओवरी का डायग्राम है। इसमें आप देखिए कि इस जगह पे ये मोटी मोटी कुछ लेयर्स पाई जा रही है। ये जो ये देखिए कुछ मोटी मोटी सी लेयर्स हैं, ये क्या है बच्चों, यही आपकी कहलाती हैं इंटेग्यूमेंट्स। क्या कहलाती हैं, इंटेग्यूमेंट्स। तो इसमें दो परतें हैं, एक और दो। तो जो आउटर इंटेग्यूमेंट है वो कहलाती है आपकी बाह्य अध्यावरण। बाह्य अध्यावरण, ठीक। ये किसके लिए होती है, प्रोटेक्शन के लिए। और इसके बाद जो अंदरूनी इंटेग्यूमेंट वाली लेयर होती है वो कहलाती है अंतः अध्यावरण। क्या कहलाती है, अंतः अध्यावरण, ठीक। इसको आप चाहें तो इंग्लिश या हिंदी जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आप लर्न कर सकते हैं। न्यूसिलस, जब दोनों इंटेग्यूमेंट्स की लेयर खत्म हो गई उसके बाद अंदर की जो लेयर होती है बच्चों, अंदर की, वो क्या कहलाती है, न्यूसिलस। और इसी न्यूसिलस को आप क्या कहते हैं, इसी न्यूसिलस को आप कहते हैं बीजांडकाय। बीजांडकाय। और उसके बाद अंदर उसके क्या होता है, एम्ब्रियो सैक होता है, जिसे आप क्या कहते हैं, भ्रूण कोश। सबसे अंदर जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये है आपका भ्रूण कोश। अब हम भ्रूण कोश की संरचना को थोड़ा सा और ब्रीफ में और आगे अच्छे से पढ़ेंगे। हाइलम के ये जो आपका माइक्रोपाइल, ये क्या कहलाता है बच्चों, ये कहलाता है आपका माइक्रोपाइल। क्या कहलाता है, माइक्रोपाइल। और माइक्रोपाइल को आप क्या कहते हैं, बीजांड द्वार। इसको आप क्या कहते हैं, बीजांड द्वार। माइक्रोपाइल क्या कहलाता है आपका, बीजांड द्वार कहलाता है। और जहां पे आपका क्या होता है, इंटेग्यूमेंट्स का एब्सेंस होती है। माइक्रोपाइल से ही क्या होती है, पॉलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या होती है, एंटर होती है फीमेल गैमेटोफाइट से, जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। वो जगह जहां पे इंटेग्यूमेंट्स एब्सेंट होते हैं, इंटेग्यूमेंट वाली लेयर एब्सेंट होती है, उस जगह को आप बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल कहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर की संरचना के बारे में हम आगे जानेंगे। जो आपकी बाह्य अध्यावरण और अंतः अध्यावरण होती है उसके अंदर भी बच्चों फिर ये कोशिकाओं में डिवाइड होता है। ये फिर हम इसके बाद एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। चैलेजल पोल को हम क्या कहते हैं बच्चों, ये आपकी कहलाती है स्ट्रक्चर निभाग। ये कहलाता है निभाग। और ये कैसा होता है, बेसल पार्ट ऑफ द ओवरी। क्या होता है, ओवरी का ये बेसल पार्ट होता है। तो पहले कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पाए जा रहे हैं ओवरी में उसके बारे में आपको लर्न हो जाना चाहिए। एक है आपका फ्यूनिकल, दूसरा है आपका हाइलम, तीसरा आउटर इंटेग्यूमेंट यानी बाह्य अध्यावरण, चौथा आपका इनर इंटेग्यूमेंट यानी कि अंतः अध्यावरण, पांचवा आपका आ गया न्यूसिलस यानी कि बीजांडकाय। बीजांडकाय के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियो सैक यानी कि भ्रूणकोश प्रेजेंट होता है। और उसके बाद जहां पे इंटेग्यूमेंट लेयर नहीं होती है, एब्सेंट होती है, वहां पे बीजांड द्वार पाया जाता है जिसे आप माइक्रोपाइल कहते हैं। और उस ध्रुव को आप माइक्रोपाइलर पोल कहते हैं। उसके जस्ट अपोजिट साइड में बेसल पार्ट होता है ओवरी का और उसको क्या कहते हैं, चैलिजा कहते हैं। और उस पोल को आप क्या कहते हैं, चैलिजल पोल कहते हैं, ठीक। ये आपका कैसा होता है, बेसल पार्ट ऑफ द ओवरी। ठीक, इसके बारे में एक बार अच्छी तरह से फ्यूनिकल के बारे में आपने जान लिया था, इंटेग्यूमेंट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया था। माइक्रोपाइल क्या होता है, बीजांड के ऊपरी सिरे पर एक छिद्र जैसी संरचना पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांड द्वार का छोड़कर अध्यावरण बीजांड को चारों ओर से घेरे हुए रहता है। फिर जब निषेचन के समय, जब फर्टिलाइजेशन का टाइम आता है तो उस टाइम पे पराग नलिका यानी जो पॉलन ट्यूब होती है वो माइक्रोपाइल से प्रवेश करती है और बीजांडद्वारी सिरे के ठीक विपरीत भाग में यानी कि जस्ट अपोजिट साइड में माइक्रोपाइल के क्या होता है, आपका चैलिजा प्रेजेंट होता है जिसे आप क्या कहते हैं हिंदी में, निभाग कहते हैं।
तो इस तरह से आप इसको ढंग से अच्छी तरह से ये स्ट्रक्चर आपको बच्चों डायग्राम बनाना आना चाहिए, इसका नेमिंग करना आना चाहिए और एक एक जो भी पार्ट्स हैं उसकी अच्छी तरह से नाम आपको लर्न होने चाहिए। बच्चों आज आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में जाना, यानी कि मेगास्पोर के स्ट्रक्चर के बारे में जाना। मैंने आपको बताया कि इसका डायग्राम आपको बनाना बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए, बहुत अच्छी तरह से इसके जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनके बारे में आपको ध्यान होना चाहिए कि स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। उसी के बाद फिर आप मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया को समझ पाएंगे। पहले आपको उसके स्ट्रक्चर के बारे में अच्छी तरह से समझना होगा, उसी के बाद आप मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया को समझ पाएंगे। मेगास्पोरोजेनेसिस की जो प्रक्रिया होती है बच्चों, वो जैसे आपकी मेल गैमेटोफाइट के निर्माण में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया हुई थी, कुछ इसी प्रकार की प्रक्रिया मेगास्पोरोजेनेसिस होती है जो आपकी फीमेल गैमेटोफाइट के निर्माण के समय होती है। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बाय बाय। आप सभी का दिन शुभ हो और आप सभी स्वस्थ रहें।